अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। अंडे की दुकान है, अंडा फ्राई की है, वो तो सब चलाते हैं। वो लोग क्या करेंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है उनका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो डिसीजन अगर लिए जाएंगे तो इससे तो आप पहले ही बेरोजगारी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और ऊपर से आप खाने पे टारगेट कर रहे हैं। बात करें तेलंगाना की, बाकी के हिंदी हार्टलैंड स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहाँ हैदराबाद शहर के एजेंसी एरिया में कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाती है, और उसी तरीके से इंदौर में भी उनका परफॉर्मेंस जीरो रहा, रायपुर में परफॉर्मेंस जीरो है। तो ये जो अर्बन एरिया में कांग्रेस का जो इस तरीके का परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी डीआरएस ने अच्छा परफॉर्म किया जेएचएफसी एरिया, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस रूरल में भी परफॉर्म कर पाई तेलंगाना में, लेकिन अर्बन में बिल्कुल भी कोई सफलता हासिल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यानी सब्जेक्ट टू करेक्शन वोट परसेंटेज में 2% का फर्क है। 2%, राइट बालू साहब? 2% वोट डिफरेंस है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, but yes, in terms of the seat, that gets bigger, but vote percentage wise only 2% difference is there. Yes, it is a fact that Congress could not win in Hyderabad Parliament, in Secunderabad, in Malkajgiri also. So yes, that is a fact, and that is also a strength of MIM and BRS also, that they could win from there. So to make it very different, urban, rural, I don't think so that is correct, because end of the day, I can also say that when you have won here, why didn't you win in Vikharabad and in Tandur or Pargi? Or why couldn't you win in Ibrahimpatnam? So every area has a different challenge. All depends on candidates, what was the mood over there. But the fact is, yes, we also played an important role in that. Our party did play an important role in that. 24 का इलेक्शन सामने है सर। अगर हम हैदराबाद पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें आगे, फिर से मेरा वही सवाल है, वोटिंग परसेंटेज क्या sitting MP, you and party president also, you see that challenge in front of you, how to increase and how to approach the people and convince them to vote, exercise their vote. लो वोटिंग परसेंटेज, वेरी नैरो मार्जिन से विक्ट्रीज हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको कैसे आप कोशिश करेंगे कि इसको हम नहीं, लो पोलिंग परसेंटेज के कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि गैर जरूरी के हर बार सेंसिटिव के नाम पर पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा कर देते हैं और बैरिकेड्स लगा देते हैं, रोड्स बंद कर देते हैं आप, और आप लोगों को निकल कर जाने की तकलीफ हो जाती है उस दिन। तो वो एक वजह है। दूसरा वजह यह है कि हमारी कोई कमजोरी होंगी, हमको उसको दूर करना चाहिए। तीसरा यह है कि आवाम में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, छुट्टी मनाते उस दिन कि बाहर चले आते। तो ये अहम तीन चीजें। और चौथी चीज ये है कि पोलिंग बूथ जो है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के स्कूल्स प्राइवेट बिल्डिंग में चल सकते हैं, तो पोलिंग बूथ प्राइवेट शादी खानों में क्यों नहीं आते भाई? कंप्लीटली मेरे को बिल्कुल ताजुब होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि अगर पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में चलते, तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं लेते किसी मैरिज हॉल को? आप यानी एक जगह ले रहे आप, और एक जगह पे 1100 वोट है, माने 2 कमरों को आप, इससे कम कमरा है और आप 2 बूथ, तो कहां पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आपके पास कई मैरिज हॉल्स है, आप लीजिए ना। ईसीआई को तो पैसा मिलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट सैंक्शन होता, तो उनको चाहिए कि भाई जहां पे ऐसे मैरिज हॉल्स हैं या प्राइवेट हॉल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आप एक दिन के लिए उनको लीजिए, एक दिन के लिए 4 दिन जो भी लीजिए, ताकि कम से कम लोग जाके वोट डाल सके। और आज भी हम देखें कि कई बुजुर्ग लोग नहीं डाल सके वोट, क्योंकि उनको सहूलत ही नहीं जाने की वहां पे। और फिर आप एक कंडीशन लगाते कि गाड़ी का दूर रोक देना, तो उससे भी वुमेन पोलिंग मुतासर होती। तो हमारे तरफ से जो भी कमजोरी है, हम उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे, और हम लोग मेहनत करेंगे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हमारे को लो पोलिंग परसेंटेज हुआ,
जाहिर है हमारे में कोई कमजोरी रही होगी, उसको हम बराबर दूर करेंगे, मुलाकात करेंगे अवाम से। अब तो बूथ वाइज डेटा आता है, तो हम देख रहे हैं, उस पर काम होगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 3 राज्यों में बीजेपी जीत हासिल की और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इनविंसिबल है, करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद हो गए और अभी अपोजिशन के पास चेहरा ही नहीं है, क्या आप स्पष्ट है सर कि 3 राज्यों के बाद बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अपोजिशन के पास मोदी का जवाब नहीं है? लाइटर वेन में मैं भी इनविजिबल था वहां पे, अभी बीजेपी जीत गई। मैं तो था ही नहीं वहां पे, तब भी बीजेपी जीत गई। हम लोग राजस्थान में 10 सीट लड़े तो, और 4 सीट मध्य प्रदेश में लड़े, छत्तीसगढ़ में तो हम थे ही नहीं, तब भी बीजेपी जीत गई। अपने वालों, अब किसको ब्लेम करेंगे ये लोग, अब किसको ब्लेम करेंगे नहीं मालूम, सोचना पड़ेगा इन लोगों को। मगर बीजेपी जीती वहां पर, यानी मध्य प्रदेश में जो मेजॉरिटी बीजेपी लेकर आई, फॉर्मिडेबल है वो, मैंने बड़ी बड़ी मेजॉरिटी है वो। कितने सीट के 140 के ऊपर लेके है ना, 160। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ में सिटिंग सीएम आपका है और इतना वो लोग वो थे वहां पे, आप राजस्थान में। तो यस, ये जो 3 स्टेट के डिसीजंस आए हिंदी हार्टलैंड के, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा, इनके लिए एक क्या बोलना चाहिए उसको, सही लफ्ज क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा कहीं है उनके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए 24 के लिए। तो